चैप्टर्स कराऊंगी वो सारे आपके रिवीजन में ही होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यस विशाली, दैट्स द स्पिरिट, आना ही है आपको, है ना। कुछ भी हो, अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं उसे रिजोल्व करने में हेल्प कर दूंगी आपकी, लेकिन आना ही है आपको। जितने भी ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे बच्चे आओ और अपना टारगेट रखो केमिस्ट्री में 100+। ठीक है, चीटिंग की बात नहीं, मेहनत से। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ओके। हाँ, दूसरी चीज मैं क्या बोल रही थी, हाँ ठीक है, हाँ मैं बोल रही थी अब जितने भी चैप्टर्स की मैं रिवीजन कराऊंगी वो चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग ये सोच के क्लास में आ रहे हैं कि हम तो पढ़ेंगे नहीं, खुशबू मैम करा देंगे और उसमें से बस हम मैम जो कराएगी वो कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं उस लेवल, उस डिटेल में तो नहीं जाके पढ़ा पाऊंगी। आप लोगों को पता है मैंने 3 दिन दिए हुए इस चैप्टर को, तो मुझे 3 दिन में इसको फिनिश कराना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आप लोग अगर घर से पढ़ के आएंगे तो ही ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, अदरवाइज बेशक क्लास छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये सोच के आते हो कि मतलब कि हम डिटेल में पढ़ लेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस जो मैम कराएगी वो करेंगे, तो नहीं, वो चीजें नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग क्लासेस में तभी आए, जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है वो पहले आप रिवाइज करके आए फ्रॉम योर एनसीईआरटी, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा भी जो आज का एजेंडा है, जो मेरा मोटो है, वो यही है कि आप लोगों को एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी कवरेज विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरा यही है, अभी तक जितने भी मैं चैप्टर्स की रिवीजन कराऊंगी वो इसी तरीके से कराऊंगी। ठीक है, और दूसरी बात, 100% सिलेबस करने के पीछे मत भागो। अगर तुम लोगों ने जो चैप्टर अच्छे से किए हैं उसको 5-5 बार, 6-6 बार रिवाइज करो, ताकि उस चैप्टर में से आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे वहां पे। इसलिए मैं बोल रही हूँ 100% सिलेबस के पीछे मत भागो। ठीक है, इसलिए पहले जो चैप्टर तुमने कर लिए हैं उसको बार बार फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो, एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आर चैप्टर विच इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगी, मतलब बाद में, मतलब लास्ट डे, थर्ड डे। यहाँ पे कुछ मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, तो ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जो होमवर्क है वो मुझे शेयर किया था। अगर किसी का नाम मिस आउट हो गया है तो मुझे बता देना, मैं उसका नेम ऐड कर दूंगी। कोमल, साक्षी, दिया, मनीषा, सलोनी, सुंदुस, विशाली, अनुस्वा एंड ममता। इन बच्चों ने मुझे लास्ट क्लास वाला, मतलब जो मेरा लास्ट 5th लेक्चर था, किस पे था, बायोमोलिक्यूल्स पे था, वो मुझे इन्होंने होमवर्क शेयर किया। एंड वेल डन, वेल डन। यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए क्लैपिंग हो रही है। तो सौम्या, क्या हुआ, आपने भी किया था क्या? ओके, कैमरा सही नहीं है, मेरे को ना एक्सक्यूज मत दिया करो प्लीज तुम लोग। ठीक है, कि क्या सही नहीं था, गुड क्या इवनिंग सही मैम। नहीं था। एटलीस्ट यू शुड टेल मी कि यस मैम मैंने कर लिया है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगर भी चाहते हैं डेली मैं इसी तरीके से आप लोगों के नाम लाऊं और ऐसे तालियां बज रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो अगर आप भी चाहते हो तो प्लीज बी सीरियस एंड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन। और ऐसा नहीं है ऐसे आ रहे हो, बस उठे और आ गए, क्लास में रिवीजन हो रही है और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। जब तक आप अपनी साइड से एफर्ट नहीं मारेंगे, मेरे मेहनत कराने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आपने जितने भी बच्चों ने होमवर्क किया है उसमें से कोई डाउट है? एक डाउट तो मेरे को पता है कुछ बच्चे वो वाला स्टार्च वाले क्वेश्चन में फंस रहे थे। हालांकि स्टार्च वाला जो ये टॉपिक है पॉलीसेक्राइड वाला, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ, आप लोगों का जो स्टार्च है वो अल्फा ग्लूकोज देता है। ठीक है, अगर जिस बच्चों को उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, समझ रहे होंगे जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। ठीक है, उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो जो उसका आंसर आप लोग मुझसे पूछ रहे थे वो सेलुलोज होगा। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा, मैं बहुत दिनों बाद यूज कर रही हूँ ना पीपीटी, इसलिए ऐसा थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ठीक है जी, तो आज भी आपको होमवर्क मिलेंगे और डेली होमवर्क मिलेंगे। अच्छा, एक मिनट रुको सौम्या मैम, होमवर्क बट मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करे जो नहीं हुए थे। अच्छा, आपने मुझे शेयर किया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सौम्या का भी नेम ऐड कर दे।
तो वेल डन बच्चों। ठीक है, तो हम आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये वाले टॉपिक्स हैं जो आज मैंने कराने के लिए सोचा आप लोगों को। ये वाले कुछ टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सो दैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। डी एंड एफ ब्लॉक में से ये वाले क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। 2 क्वेश्चन तो लास्ट 2023 में भी आए थे, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो बेसिकली ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है, देख पा रहे हैं सभी बच्चे। और सुपर एक्टिव रहना है क्लास में, सुपर एक्टिव। ठीक है, तो आज हम एस ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है, पी ब्लॉक आपके सिलेबस में है, लेकिन उतना ही करना जितना एनटीए ने दिया है। लेकिन अभी मत करना, पहले बाकी चैप्टर्स कर लो, पता चले पूरा सिलेबस करने के चक्कर में जो आता है वो भी चला जाएगा। तो आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो करने हैं। ठीक है, ग्रुप 13 to 18। ठीक है, ग्रुप 13 to 18। अच्छा, अब इसमें से आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी है। 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। मैं कलर कोई और ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। ठीक है, 6D। ठीक है, ये होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, 3D सीरीज में 21 to 30, 3D में 21 to 30 जो होंगे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होंगे, 21 to 30। 4D सीरीज अभी लर्न करो, मैं पूछूंगी बीच बीच में, ओरल टेस्ट लूंगी आप लोगों का मैं 5 मार्क्स का। ठीक है, 4D सीरीज में 39 to 48 होते हैं। 5D सीरीज में आपका 57 से, हाँ पूजा, 57 to 80 होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका 6D क्या है, इनकम्प्लीट है, वो आपको नहीं करना है। 6D अभी इनकम्प्लीट है बच्चों। तो अभी के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये ध्यान रखो। 3D में क्या है, 21 to 30, 4D में 39 to 48, लास्ट आपका कैडमियम होता है। 5D में 57 to 80। ठीक है, अब 57 to 80 इसमें देखो, 5D में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनम होता है और नीचे वाले में एक्टिनियम होता है। ठीक है, 57 71 हम कहाँ पढ़ रहे हैं, लेंथेनॉइड वाली सीरीज में पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको कहाँ बताऊंगी, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, बस ये ध्यान रख लो अभी के लिए, लेंथेनम और एक्टिनियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, चलो आइए आगे आइए। क्या मैं अंडरलाइन करूं, हाईलाइट करूं, अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी बच्चे, जो जो चीजें मैं लिख रही हूँ या जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कीजिए और जो जो चीजें मैं बता रही हूँ अभी मेरे साथ ही मार्क करिए। क्लियर है सभी को, जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप लोग मेरे साथ साथ बुक में करेंगे। और मैं सब कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और जहां से आने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी बच्चों। तो मेक श्योर अगर आप क्लास अटेंड करने आए हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मैम को। ठीक है, क्योंकि हमें काफी सारा कुछ सीखना है आज की क्लास में। खुशी प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसको लर्न कीजिए। n-1 D1 to 10 ns1 to 2, ये लर्न कीजिए। n-1 D1 to 10 ns1 to 2। n-1 क्या है आपका, पेनल्टी मेड शेल है, पेनल्टी मेड शेल है, ये आपके वैलेंस शेल है। ठीक है, डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 to 10 तक आ सकते हैं, और एस में 1 to 2 आ सकते हैं। ठीक है, वो 1 to 2 का क्या मतलब है, यानी कि एस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है और 2 भी आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा, कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा क्या मैम, कि एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन और 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 भी आ सकते हैं 2 भी आ सकते हैं। ऐसा क्यों, हम तो ये पढ़ते हैं NS2 होना चाहिए, बट 1 क्यों आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, मैम क्योंकि जिसमें बताइए। कुछ एक्सेप्शन से क्रोमियम और कॉपर, उसमें जो हाफ फील्ड हम एक्स्ट्रा स्टेबल बनाते हैं तो उसमें NS2 की जगह हम 1 फील्ड कर देते हैं उनको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम सही बताया। कॉपर और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम में हमारे पास क्या है, क्रोमियम में हमारे पास क्या था बच्चे, 4s1 3d5। यस, यू कैन राइट इन चैट सेक्शन। और जबकि कॉपर में क्या है, 4s1 3d10। तो ये दो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हैं
ये दो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे s में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि n-1d और ns का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? कम है। एनर्जी डिफरेंस क्या है? वो कम है। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल। इस पे अंडरलाइन कीजिए। आई होप कि कर लिया है आप लोगों ने। हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करना है, जो करना है वो करो, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो आज खुशबू मैम पॉइंट्स बताएंगी वो सारे होने चाहिए। और ट्रस्ट मी, आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि आज आप कितना सीख के गए हैं, कितना समझ के गए हैं। और जितनी भी चीजें मैंने बोली है क्रोमियम कॉपर की, वो यहाँ पे नीचे एक्सेप्शंस दी हुई हैं। तो बच्चों ये देखो वही है, ये फर्स्ट सीरीज है 21 to 30। इसको तो लर्न कर लो। अगर किसी को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए नहीं बना है। पहले जाओ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्कैंडियम टू जिंक तक की ये सीख के आओ। डिटेल में सीखना है कि मैंने ट्रिक बना के सिखाया हुआ, आप वैसे कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। याद है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 4s में 2, इसमें 1 देखो ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। और डी में क्या है? 1 से लेकर 10 तक फिल हो रहे हैं। ये साक्षी। मैम बोलो। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल बेटा। ओके मैम। मैम नेटवर्क इशू था तो लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, ऐसे ही आपको 39 to 48 तक ध्यान रखना है। और 57 to, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो गए, रीजन वही है, कुछ जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चले गए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद देखो, आ जाओ आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी, CN भूल जाओ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1। डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ns2 होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक, कैडमियम, मरकरी की ये होती है। ठीक है, आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं, जो जो पॉइंट्स बता रही हूं ऐसे करके स्टार मार्क कर सकते हैं। हाईलाइट कर रहे हैं तो हाईलाइट करो। ठीक है जी, ओके। फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 1 to 9 होने चाहिए। ठीक है, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में, ध्यान से सुन लो जो मैं चीजें बोल रही हूँ। हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं? सॉरी, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था। हाँ जी, तो मैं बोल रही हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट, यस, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसे ही आप चैट बॉक्स में बोलोगे तो मुझे पता लगेगा कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, सो दैट मैं उसी पे ज्यादा फोकस कर पाऊँ। यस, ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट जिंक, कैडमियम, मरकरी ना तो उनकी ग्राउंड स्टेट में ना ही उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यस, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो मैंने बोला है वही पॉइंट है। आपको आज क्या काम करना है क्लास के बाद बताऊंगी आपको क्या क्या काम करना है। अभी फिलहाल के लिए मेरे साथ साथ करते जाओ। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आने वाले उसमें कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, मतलब कुछ टाइम बाद। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये चीजें इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर्ड आयंस होते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें? हाँ, ग्राउंड स्टेट में वही मतलब है बेटा, जिसने भी मुझे बताया है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है? ये आ सकता है, बताइए भैया, इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो आपके फर्स्ट 2 पेजेस में लिखा हुआ है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि स्कैंडियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे जैसे एक एक स्लाइड होती जाए थम्स अप भर भर के आने चाहिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, यस मेरे बच्चों को क्लियर हो रहा है। अब जितना मैंने समझाया है, आ जाओ, 1 2 3 क्वेश्चन करने हैं मेरे बच्चों को यहाँ पे। चलो हो जाओ तैयार। मैम हैंड रेज करना है, चैट में देना। हैंड रेज आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रही हूँ 5 सेकंड्स, और हैंड रेज कीजिए। 5 सेकंड्स दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जस्ट अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, वेल डन। 5 सेकंड, टाइम्स अप। अलीशा गुप्ता, प्लीज टेल मी द आंसर।
आलिशा गुप्ता बताओ बेटा आंसर क्या होगा? मैम सेकंड होगा, क्योंकि n-1 डी और ns के बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया। तो देख लिया 2 पेज से कैसे आंसर बना हुआ है। जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी, जो भी चीजें दूंगी वो आपको सीरियसली लेना है। क्या क्या करना है वो लेक्चर के बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरे इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है। तो आराम से 10 बजे तक बैठकर डिस्कस कर लेंगे, बट 9:50 तक जितना हमारा हो जाएगा समरी भी आप लोगों से ही करवाऊंगी। तो यस, दिस जनरलाइजेशन हैज सेवरल exception mainly due to very little energy difference between n-1 d and ns orbital। ठीक है, यस। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को 7 सेकेंड्स दूंगी। मुझे इसका आंसर विद इन 7 सेकेंड चाहिए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 स्टेट इज आर्गन 3d5। वॉइस ब्रेक है, मेरी नहीं वॉइस ब्रेक हो रही है, वो आपके साइड से स्नेहा नेटवर्क इश्यू है। आप रीज्वाइन कीजिए बेटा। और अगर आप चाहते हैं मेरी एनर्जी डाउन ना हो थ्रू आउट द सेशन, तो आप लोग सुपर एक्टिव रहो मेरी क्लास में। ओके, तो कुछ स्टूडेंट अभी भी मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 to 16 स्टूडेंट्स का हैंड रेज हो रहा है। इट मींस आप लोग पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है, और क्लास में आप अपना फीडबैक भी जरूर देके जाना कि मैम ऐसे ही सही लग रहा है या कुछ और आपको लगता है। ठीक है, ओके, मुझे इसका आंसर बताएंगे दीपक प्रजापति। यस दीपक प्रजापति, प्लीज इसका आंसर बताओ मेरे को। MC सी होगा, कोबाल्ट। सोच लो यही आंसर है तुम्हारे अकॉर्डिंग। सलोनी आप इसका आंसर दीजिए मेरे को। सलोनी MD डी होगा। दीपक आपने सी कैसे बोला? उन्होंने बोला जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी मैम मेरे हिसाब से इसका नहीं सी बी नहीं होगा। नहीं सी होगा। बी तो होगा क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन मुझे स्टेट बी है। लग रहा है, मैंगनीज का Let क्योंकि me 3d5 complete. होता है। Let यस me मैम आई थिंक यहाँ पे आप लोग सिर्फ आंसर दे रहे हैं और बाकी समझाने का काम शायद मेरा है। तो अब ध्यान से सुनिए, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। स्कैंडियम में क्या होता है, देखो 4s2 तो आपकी सब में ही फिल है, एक कॉपर और क्रोमियम को छोड़ के, राइट। स्कैंडियम का होता है 21, तो यहाँ पे 3d1 होगा। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 तो जाएंगे पक्का पक्का, किसमें से? S वाले में से। ठीक है, जो 3rd इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसमें से जाएगा बच्चों? D वाले में से जाएगा। तो यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो S वाले में से चले गए। ठीक है, और एक D वाले में, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा? 26 रहा होगा। और 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आयरन का। आयरन की आयरन। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। जल्दी लिखो, आपको मैं 10 सेकंड दिख रही हूँ। अपने नोटबुक में सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखो और प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखो, मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। डाउट है तो पूछिए। आर्गन 18, 4s2, 3d6, पहले 4s फिल होगा दीपक। ठीक है, बट यहाँ पे ज्यादा वो वाला नहीं पूछ रहे हैं आपसे, n+l रूल, तो आप लिख सकते हो अभी के लिए। ठीक है, आपको 3+ के लिए लिखनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले अपन s से निकालते हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन d से निकालेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 18 3d5। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन F ही होगा। ध्यान से देख लो, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है जी, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द अनदर क्वेश्चन। ये आई थिंक 3rd क्वेश्चन है। डालते जाना आज की क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए हमने। सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आपको वो ग्रुप सिलेक्ट करना है जो कि क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ 7 सेकेंड्स। क्या मैम इतने ही? आप बहुत कम नहीं दे रहे हो क्या? मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ बल्कि आप लोगों को। ठीक है, हाँ जी करो और हैंड रेस करो, मैं पूछूंगी फिर आप लोगों से। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मेघा आप बताएंगे इसका आंसर? मेघा बिष्ट। मैम थर्ड। पैलेडियम, लेंथनम एंड आयरन। क्या सभी मेघा के साथ जाना चाहेंगे? मैम फर्स्ट भी तो होगा। फर्स्ट तो मैम फर्स्ट भी तो होगा। फर्स्ट दोनों होंगे मैम। नो मैम फर्स्ट में लेड दे रखा है पीबी, वो नहीं मैम होता। फर्स्ट में बच्चों, पीबी lead है। दिया हुआ है, वो लेड है। कैडमियम होता है ना, जिंक कैडमियम और मरकरी। ठीक है, हो गया। कैडमियम, पैलेडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। कंफ्यूज हो गए ना पीडीपीबी से? कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, पैलेडियम आपका क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट में ही आता है, लेंथनम भी और आयरन भी। बोरोन क्या आपका? पी ब्लॉक है। और यहाँ पे देखो क्या है? कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। नोट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर किसी ने सेकंड सोचा है तो बहुत भारी गलती कर दी आपने। इसका मतलब आपने मेरे 2 पेज ध्यान से सुने ही नहीं है।
ठीक है। और लेड क्या है, ये यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट है। आई होप कि समझ में आ गया हो बच्चों। क्या गलती कर रहे हो इसलिए कह रही हूँ, इतने ओवर एक्साइटेड मत हो कि जल्दबाजी में गलत कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। रेड कलर लेती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक मैंने क्या डिस्कशन की आप लोगों से, 2-3 स्लाइड्स में ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमारी डिस्कशन थी। अब हमारी डिस्कशन होगी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो पहला, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मतलब जितने भी नहीं, ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं। मतलब क्या है, टिपिकली उनका कैसा स्ट्रक्चर है, मेटेलिक स्ट्रक्चर है। लेकिन एक्सेप्शन भी होंगे, एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। इनका जो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनकी नहीं होती हैं, इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। जब मैंने आप लोगों को शायद बताया था अपनी प्रीवियस वाली क्लास में, और आप लोगों को मैंने बताया था सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से काटोगे तो मजे से कटेगा, ठीक है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा क्या होते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। अभी आगे चल के आप लोगों को इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब बेसिकली ये देखो, ये एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में। हालांकि अब तक नीट के मैंने जितने भी पीवाईक्यूज देखे हैं, अभी तक इस टेबल से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, ऐसे करके याद कर सकते हैं। एचसीपी ये ऐसे कर सकते हैं, बीसी, मतलब जैसे आप लोगों को अगर याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं इसको याद नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अभी तक जितना मैंने ट्रेंड एनालाइज किया है नीट का लास्ट 15 to 20 ईयर्स में, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये चीज मैं आप लोगों पे छोड़ दूं कि आप लोगों को करना है या नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो कहूंगी छोड़ दो, ठीक है बच्चों। चलिए अभी आइए, अभी मैंने एक लाइन बोली कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, नियरली ऑल एलिमेंट शो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एक्सेप्शन क्या थी बच्चों, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर कोई चीज हार्ड है तो वोलेटिलिटी तो उसकी कम होगी ना, वो कम वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल जो आसानी से मैम बॉयल हो जाए, इसमें आ जाए, ठीक है। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या है आपके, क्या है, सॉफ्ट है। क्या है बच्चों, सॉफ्ट है। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोली, ट्रांजिशन मेटल्स, इनको तीनों को छोड़ के बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड होने का रीजन क्या है, इन्होंने बोला हुआ कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। हार्ड होने का रीजन ये है कि इनका हार्ड होना, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब चीजें एक सेम है। इनके पीछे जो रीजन है वो सबका सेम है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है कि अगर आप मेटेलिक लैटिस को तोड़ के कंस्टिट्यूएंट एटम्स में चेंज कर रहे हो, वही क्या होती है, उसको जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी ये काम करवाने के लिए, वही क्या होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। तो आप बोल दो हार्ड है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और बेटा आयनाइजेशन एनर्जी पे मत आओ, मैं पहले बता रही हूँ, रुक जाओ, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन क्या है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। वेरी गुड अंशिका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं तो उनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब तुम मुझे बताओ, ये वाली दोस्ती अच्छी है, ये वाली दोस्ती अच्छी है, या ये वाली दोस्ती अच्छी है, कौन सी वाली दोस्ती ज्यादा अच्छी है, लास्ट वाली। हाँ, लास्ट वाली दोस्ती ज्यादा अच्छी है। तो मतलब आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। दिस इज द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बट जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं फुल्ली फिल्ड होते हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। यही रीजन है कि ये सॉफ्ट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस ग्राफ पे आओ। यस, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लेकिन एकदम से देखो क्या आया, डिप। और यहीं से क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, वो कहेगा कि मैग्नीज में तो 4:3d5 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो, इधर क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता है NS और N-1d में, तो इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स 5 और 2 ये 7।
ये 7 के 7 जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनका तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन देखो ना मैग्नीज एक्टियम इन दोनों का क्या आ रहा है, ग्राफ में डिप आ रहा है, डिप आ रहा है। इनका दोनों का डिप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड है, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता है। ये मेटल मेटल बॉन्डिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही मैं 3D से 4D सीरीज पे जा रही हूँ, 4D से 5D पे जा रही हूँ, मेरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और सबसे पहाड़ की ऊंची चोटी पे कौन बैठा है, टंगस्टन बैठा है, जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि इस एक स्लाइड से मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए। पहला मैंने ये बना दिया कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, रीजन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे क्योंकि पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, कम हो जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मैग्नीज, टेक्टिनियम ग्राफ में डिप देखने को मिल रहा है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, यस, हाफ फील्ड की वजह से, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया दीपांशु। ठीक है, और जैसे जैसे मैं 3D से 4D पे जाऊंगी, 4D से 5D पे जा रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है टंगस्टन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे बैठा है। मतलब टंगस्टन का डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई पूछ ले किसका होगा, तो टंगस्टन का होगा। ठीक है मेरे बच्चों, पल्ले पड़ा? अगर आप पढ़ के आए हो तो एकदम मजे से समझ में आ रहा होगा। Yes. अगर पहली बार कोई इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो शायद कम समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए, ओके। क्या आप लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों। ठीक है, ओके। मेन ग्राफ से ही क्वेश्चन बना दिया अपन ने 5। आगे चले। अच्छा, रिवाइज हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, एक चीज बोली मैंने, 3D से 4D, 4D से 5D पे जा रहे हो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। इट मींस जैसे जैसे आप 4D टू 5D जा रहे हो, मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग आपको लोगों को देखने को मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज अंडरलाइन दिस, much more frequent metal metal bonding in compounds of the heavy transition element। लिखिए बच्चों इसको। ठीक है, देखो बच्चे, ठीक है, metal of second and third series have higher enthalpy of atomization than the corresponding elements of first series। ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन करेंगे और आप लोग इस ग्राफ के थ्रू भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, होगी 2 स्लाइड्स। क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सारे? Yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, डेंसिटी। आइए बच्चों, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का आगे आएगा, डेंसिटी का आगे आएगा। चलो तुम एक काम करो, क्वेश्चन कर लो। डेंसिटी वाला पता है तो मुझे आंसर कर देना, बाकी मैं अभी आगे वाली स्लाइड में पढ़ाऊंगी, इसमें पता नहीं कैसे लग गई है स्लाइड। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। विच एलिमेंट इज हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? रेज योर हैंड। टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। करिए, हैंड रेज कीजिए बच्चों। ओके, मुझे इसका आंसर बताएंगे। सामी आप बताओगी क्या? बताओ। मैम मैग्नीज होगा, हाफ फील्ड है, हाई एटमाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी। हाई नहीं है, हेलो। लो है। ठीक है, हाई होगा तो इट मींस आपका वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा। कोई और आंसर देना चाहते हैं इसके अलावा? मैं बताऊं? अंशु बताएगा। मैंने शायद, तुम लोग नाम सुन लिया करो भाई। ठीक है, जिंक होगा। सामिया, जिंक होगा। इधर आओ, टेबल पे जाओ। अब देखो जिंक कहाँ है, ये देखो बेचारा पीछे छुपा पड़ा है, दिख भी नहीं रहा होगा तुम लोगों को, इतनी ज्यादा उसकी बेइज्जती कर दी हमने। बिल्कुल पीछे की तरफ है। और मैग्नीज का तो यहाँ पे है, तो यानी कि जिंक का यहाँ कहीं आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे कॉपर होगा, देखो कॉपर ही यहाँ पे आ रहा है भाई, तो जिंक भी क्या आएगा, उससे नीचे आएगा थोड़ा। ठीक है, ओके। रीजन क्या है? फुल्ली फिल्ड है। रीजन क्या है? फुल्ली फिल्ड है। बताया ना मैंने, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इनके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डेंसिटी का मालूम है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे सीखते हैं। डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाईएस्ट? किसी को पता है क्या? कॉपर होगा।
कॉपर कॉपर की ज्यादा होगी। बाकी मैम कॉपर ही होगा। कॉपर के अलावा है किसी का आंसर? चलो ठीक है, इसको मैं कॉपर ही। ठीक है, इसको मैं अभी मैम आगे प्लेटिनम, बताऊंगी। मैम प्लेटिनम होगा। साक्षी तुम मुझे बताओगे? एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग ऐसा इसमें मत बोलो बेटा। हाँ, प्लेटिनम को कैसे आपने साक्षी बताया प्लेटिनम ज्यादा होगी? मैम इसका मतलब रेडियस जितना कम होगा उसका मास उतना ज्यादा होगा, और मैम इन सब में प्लेटिनम का मास ज्यादा है, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। शाबाश। अभी मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं इसके थ्रू समझाऊंगी। ये स्लाइड, ये वाला क्वेश्चन मैंने आगे वाली स्लाइड पे लगाना था, अब इस पे वापिस आऊंगी मैं क्वेश्चन पे, फिर आप देखना कि आपका आंसर प्लेटिनम है या कॉपर है। पहले आप समझ लो मैं क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं बच्चों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का सिर्फ आप ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? ग्राफ में आपको दिख रहा है, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो ये देखो ना, ये कम हो रहा है। जैसे जनरल ट्रेंड होता है कि लेफ्ट टू राइट हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यस मैम ये डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये देखो बीच में जाके देखो ऑलमोस्ट ऐसा कांस्टेंट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। फिर एकदम से देखो बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा हो क्या, क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। पहले क्या है, यहाँ तक जब तक डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो वाला फैक्टर क्या है आपका, ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप क्या कर रहे हो, सेम शेल में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बीच में आ जाओगे, बीच में आ जाओगे क्या होगा, ध्यान से सुनो। बीच में आने के बाद आप डी वाली शेल में, डी वाली ऑर्बिटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब वहां पे क्या होगा, उनके बीच रिपल्शन होगी, धक्का मुक्की होगी, जिससे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक और फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो खींच रहा है और रिपल्शन की वजह से वो बड़ा हो रहा है। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर लेंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से साइज क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बीच वाले में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर बैलेंस हो गया है। फिर एकदम से जैसे ही जिंक की तरफ जा रहे हो एकदम से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पे जो आपका रिपल्शन वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा। तो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो? ये देखो, यही मैंने लिखा हुआ है, atomic radii of first transition decrease from scandium to chromium remains almost constant till copper, आप देख सकते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, and then increase towards the end, ठीक है। तो दिस इज योर एनसीईआरटी ग्राफ। इस एनसीईआरटी ग्राफ को जो बुक में है इसी तरीके से लिख लो, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है जी, चलो आगे चले। ये आप लोगों के लिए जितना भी मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया है, आपकी बुकिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना तो अपना गुजारा है ही नहीं, है ना। क्योंकि ये चैप्टर कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी में से आएगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इन्होंने वही लिखा हुआ है, देखो, shielding effect of a d electron not that effective, net electrostatic force of attraction between nuclear charge and outermost shell increases, then the radius decrease, यही लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। फिर उन्होंने कर्व्स बता रखे, show an increase from 3D to 4D but radii of, इधर आओ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंडरलाइन करो, but the radii of, बेटा म्यूट योरसेल्फ, क्या नाम है, राधिका, म्यूट करो बेटा खुद को। ठीक है, ये वाली लाइन अंडरलाइन कीजिए बच्चों। बट द रेडियाई ऑफ 5D सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ कोरेस्पेंडिंग मेंबर ऑफ सेकेंड सीरीज, यानी कि 4D और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या है, कंपेरेबल है। रीजन क्या है इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी, क्योंकि बढ़ना चाहिए, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियाई शुड बी इंक्रीज, बट यहाँ पे क्या होता है, 4f वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसको मैं कहाँ पढ़ाऊंगी आपको, एफ ब्लॉक में दोबारा पढ़ाऊंगी। कर लिया अंडरलाइन बच्चों? यस मैम, कर लिया।
बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो वही लिखा हुआ है, ये देखो, इसको हाईलाइट करो सारे बच्चे, इसको हाईलाइट करो। एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो ले लेती हूँ। इसको हाईलाइट करो, ये बहुत बार आता है पेपर में। जिरकोनियम एंड होफनियम, इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है बच्चों, बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है, बराबर है ऑलमोस्ट। रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ डेंसिटी वाला जो मैं बता रही थी, इधर ओके, इधर देखो, लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्या करने का मतलब, एटॉमिक वॉल्यूम घट रहा है, और अगर एटॉमिक वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यानी कि लिख लो आप लोग, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं आगे नीचे लिख रही हूँ, फ्री होकर, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता, ठीक है, यहां तक क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जिंक में क्या होता है, एकदम से साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो लास्ट में आ जाएगा आपका जिंक। दिख रहा है क्या, बाहर चला गया ना, उससे लिख लो, ठीक है। जिंक की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उस क्वेश्चन पे आओ, एक बार देख लो, इसमें किसी को डाउट है क्या, लिख लिया। मैम 1 मिनट मैम ये आपने एटॉमिक रेडियाई के लिए बताइए, डेंसिटी के लिए बताइए। डेंसिटी है ना बेटा, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। डेंसिटी का ऑर्डर बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, ठीक है। ट्रिक रिपीट कर दूं बेटा, आप मेरा डिटेल वीडियो लेक्चर देखो बेटा, ठीक है। ओके, ये वैभव तिवारी अर्पिता है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन इंक्रीज इज डेंसिटी, इधर आओ इधर आओ, दस फ्रॉम टिटेनियम टू कॉपर। क्लियर है, अब आओ दूसरे पे, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कीजिए, मैं एक बार ट्रिक रिपीट कर देती हूँ। स्कैंडियम तेरी विदाई करके आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, हो को आप को लिखेंगे, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली। दिस इज ट्रिक टू मेमोराइज स्कैंडियम टू जिंक वन एटॉमिक नंबर। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेटिनम या कॉपर, कॉपर प्लेटिनम। प्लेटिनम। सोच लो। कॉपर मैम कॉपर होगा। कॉपर होगा ना, क्योंकि कॉपर में वो इंक्रीज हो रही है Z टू कॉपर, तो कॉपर में ज्यादा होगा। और जेड में डिक्रीज हो रही है जिंक में। ठीक है, मैम पहले प्लैटिनम में नीचे जाएगा तो मैग्नीशियम साइज होगा। तो पड़ेगा ना मैम। हाँ पहले मैम मैं भी मैग्नीशियम होगा ना। मैग्नीशियम नहीं है, वो मैग्नीज है बेटा, मैम हाँ मैग्नीज, सॉरी। ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज होगा डिक्रीज, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम घट रहा है, अगर वो घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये जिंक के लिए सबसे कम होगी वो, ठीक है जी। चलते हैं आगे, चलते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। चलिए ये क्वेश्चन मैम आंसर क्या था उसका? उसका लगा आंसर क्या था? कॉपर। तुम लोग कहाँ देख रहे हो, एक बोलता है दूसरा भी साथ बोलता है, ध्यान से देखो ना आंसर क्या मार्क किया। इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन करो, 5 to 7 सेकंड्स दे रही हूँ, हैंड रेस करो। Metallic radii of some transition element are given below. Which of these element will have highest density? Same density पे क्वेश्चन आ गया है, वही होगा, सेम आंसर होगा क्या? मैम मैम कॉपर ही होगा। हिंट भी दी हुई है, क्योंकि इन्होंने कॉपर ही मेटालिक होगा। रेडाई दिया हुआ है, तो उससे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो रेडियाई किसकी ज्यादा है इसमें, तो कॉपर की, लेकिन वो ज्यादा बोल रहा है ना, यस मैम। फंस गए यहाँ मैम पे। जिसकी रेटाई ज्यादा होगी मैम अगर निकल इसकी होगा रेडाई सर। ज्यादा होगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जिससे डेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? मैम बट मास भी तो कंसीडर मैम करेंगे ना। हाँ मैम ये तो मास भी तो एनसीईआरटी का consider करेंगे। डाटा है ना। एक मिनट रुको, एक एक करके बोलो। हाँ प्रियांशु तुम बोलो। मैम मास भी तो कंसीडर करेंगे ना, फिर कॉपर का मास तो ज्यादा होता है इन सबसे। ठीक है, दीपक तुम बोलो। मैम मेरा भी यही था, और मैम ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो आंसर कॉपर ही होगा। मैंने मास भी तो घट रहा है मैम।
ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में मुझे देख के बताना कॉपर की कितनी इन्होंने रेडियाई दे रखी है। मैम 128 ही दिया मैम, निकल के 125 है, कोबाल्ट के मैम इतनी 125 है, दी है। आयरन के 125। ठीक है, मैम यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है मैम। हाँ पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है, तो हम फिर वही है एनसीईआरटी को ही कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने मैम फिर क्योंकि कॉपर ही साफ होगा लिखा ना। हुआ है, बेटा एक मिनट रुक जाओ, उन्होंने यही लिखा हुआ है 10 फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, ये देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, increase in atomic mass result in a general increase in the density of these elements, thus from titanium to copper the significant increase is density। और यहाँ पे टेबल भी अभी मैं दूंगी, ये देखो यहाँ पे भी देख लीजिए डेंसिटी दिया हुआ है कि इन्होंने, हाँ ये देखो मैम यहाँ ये पे रहा देख सबसे लो। नीचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्कैंडियम की दे रखी है 3.43, फिर इसकी बढ़ी, और वेनेडियम की फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर कोबाल्ट की बढ़ गई 8.9। देखो निकल और कॉपर की ऑलमोस्ट इन्होंने सेम दे रखी है, देख पा रहे हो? यस मैम, फिर जिंक की यस घटी, मैम। तो यानी कि फिर हम यहाँ पे क्या चलेंगे, एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे और कॉपर को मार्क करके आएंगे। गेटिंग? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे, आई थिंक मुझे आगे चलना चाहिए, जहाँ पे टीचर भी एक पल के लिए हो जाता है अरे ये होना चाहिए था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ जब मैं अपनी तरफ से पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगी मैं आप लोगों की नहीं मान सकती। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्या ये सबको क्लियर है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, but the magnitude of increase in the second and third ionization enthalpy for the successive elements is much higher along a series। Please underline this line, underline करो इस लाइन को कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होती है नो डाउट इन जनरल, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है, अभी मैं इसको आगे टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी और आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा कि जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट्स वो बहुत ज्यादा होती है अलोंग अ सीरीज, इसको ऐड वो करो, हाईलाइट करो। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों को मैंने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें n-1 डी इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन दोनों निकलते हैं बाहर। ठीक है, अच्छा, as we move, इधर आओ, as we move along to period in 3D series, we see that nuclear charge increase from scandium to zinc, but electrons are added to, ये सब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके, एक सेकंड मुझे देखने दो, इसमें कोई पॉइंट रह गया है क्या? ओके, ये मैं ऑलरेडी सारा आपको करा चुकी हूँ, एक बार आप जस्ट इसको रीड आउट कर लो, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो, अभी जो मैंने आपको सारा बताया है शील्डिंग इफेक्ट डी का, मतलब किस तरीके से शील्ड होता है, कहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, बिल्कुल वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अभी तक मैंने क्या बोला, इस एक लाइन को क्या करेंगे आप, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अब आइए इस टेबल पे। ठीक है, अब टेबल को ना हमें बहुत बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ध्यान से प्लीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। पहला, एटॉमिक नंबर मेरे बच्चों को क्लियर है। ठीक है, सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आती तो पूरा चैप्टर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अब आ जाओ यहाँ पे क्या होता है, ये देखो स्कैंडियम का 326 है, 473, वेनेडियम का 515, फिर क्रोमियम का देखो घट रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे मैं सर्कल लगा रही हूँ, मैग्नीज का भी घट रहा है, देख पा रहे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो फिर ये इंक्रीज हो रहा है कॉपर और जिंक का। बस इन 4 वैल्यूज पे प्लीज सर्कल करो, इन 4 वैल्यूज पे प्लीज सर्कल मार्क करो, क्योंकि यही हमारे काम की चीज है, बाकी को मैं क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। कर लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, मैग्नीज का तो मैंने बता दिया D5 की वजह से हो रहा है, आपको वैल्यूज नहीं लर्न करनी, आपको ये ध्यान रखना है कि अलोंग 3D सीरीज किस किस का कम है, तो क्रोमियम का कम है, मैग्नीज का तो भैया 281 पे चला गया, और जिंक का भी किस पे चला गया है, 126 पे चला गया है। ठीक है, और जिंक में क्या रीजन दोगे, D10 है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, क्रोमियम में आप क्या बोलोगे, क्रोमियम में होता है 4s1 3d5, उसमें भी D5 होता है, इस वजह से यही रीजन है, थोड़ा इसका क्या आ रहा है, कम आ रहा है 397। ठीक है, देख पा रहे हो आप?
और कॉपर में भी क्या है 4s1 3d10 है, और यही रीजन है कि इसका भी थोड़ा कम आ रहा है। यानी कि आपको इन 4 वैल्यूज पे सर्कल करना है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक का क्या होता है, कम होता है। क्या ये सबने सर्कल कर लिया बच्चों? कर लिया? मैम हाँ मैम ये जो मैम क्रोमियम भी D5 होता है, मैग्नीज भी D5 होता है, लेकिन मैग्नीज क्रोमियम से ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से उसका ज्यादा नीचे जा रही है आयनाइजेशन। यस, क्योंकि उसके पास क्या है 4s1 3d5 है ना क्रोमियम के पास, यस मैम। यही रीजन है बच्चे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलें। अब हमारा नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 631 से 656 बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, देख पा रहे हैं? देखो इसमें भी मैं अंडरलाइन करूंगी 650, क्योंकि हमारा क्या ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, तो कायदे से तो 656 से वेनेडियम की ज्यादा होनी चाहिए, बट क्या है, कम। प्लीज इसको सर्कल मार्क करो। ठीक है, इसको सर्कल मार्क करो, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्रोमियम का 653 हुआ है, ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ। फिर ये 717 है, ठीक है, 762। फिर ये देखो कोबाल्ट का फिर कम हो गया, निकल का फिर कम हो गया। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो बच्चे? हाँ या ना? 4 वैल्यूज पे सर्कल, 3 Yes, वैल्यूज ma'am. पे सर्कल हो गया। यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई थी कि आप इसको कैसे ध्यान रखोगे। पहले तो इन 3 वैल्यूज पे सर्कल मार्क कर लो कि वेनेडियम की बढ़नी चाहिए, कम हो रही है, कोबाल्ट की भी कम हो रही है, एंड निकल की भी क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर उसके बाद कॉपर की बढ़ रही है, और जिंक की तो भैया बहुत ज्यादा है। वो D10 है, कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, इसलिए उसमें से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो आप लोगों के लिए जो है वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कैसे ध्यान रखना है इस ट्रिक को, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख दे रही हूँ बेटा। विनीता को पैसा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। विनीता बोले तो वेनेडियम, को यानी कि कोबाल्ट, पैसा नहीं, नहीं का मतलब निकल। प्लीज इसको लिखिए बेटा। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर रखा है तो मेरी वाली करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पता ही नहीं था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो प्लीज लिखिए। आई होप कि लिख लिया। हाँ विवेक बोलो। मैम ये ट्रिक आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बताई है ना? हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, जहां पे मैंने सर्कल किया है, जहां जहां मैं सर्कल कर रही हूँ समझ लाना, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये इंक्रीज हुआ, इस तरीके से ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, ये फिर बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये फिर कम हो गया। देख रहे हो बच्चों क्या हो रहा है? ठीक है, आपको जैसे करना आप वैसे याद करो। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को बताना कि इसको याद करना है। बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। आपको कोई और ट्रिक पता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। आ जाओ, इसमें आओ। नेक्स्ट में मैं और कलर से हाईलाइट करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को बच्चा ध्यान से देखो। 1235 ये तो ठीक है क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी फर्स्ट से, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। फिर देखो 1309, फिर 1414, 1592, 1509, ये इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। देखना एक बार, ये देखो 1664, 1644, 17, 1958। एक तो इस पे सर्कल करो और एक क्रोमियम पे करो। इनकी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो। इसके 1958 1958, उसकी 1592। देखो एक बार, देख पा रहे हो? हाईलाइट करो बच्चों, हाईलाइट कीजिए। कर लिया हाईलाइट? ठीक है, अब क्यों हो रहा है ऐसे? क्रोमियम और कॉपर में क्या खराबी हो गई है? क्रोमियम और कॉपर में क्या खराबी होगी है? क्योंकि क्रोमियम के पास क्या है बच्चों? 4s1 3d5। D5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 4s0 हो जाएगा। जब आप इसका सेकंड निकालोगे तो भैया D5 से निकालोगे, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम फॉर कॉपर, 4s0 3d10 ये तब है जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे 3d वाले में से, जो कि बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कर लिया अंडरलाइन? आपने 2 ही करवाया ना, क्रोमियम और कॉपर सेकंड हाँ हाँ, जिसपे मैंने सर्कल किया है वही आपको ध्यान रखना बच्चों। जिसपे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ मतलब इस टेबल में, वो ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है,
ओके, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं ताकि मैं एक भी पॉइंट आप लोगों का छुड़वा ना दूं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में देखो सिर्फ आप आयरन का याद रखेंगे, ठीक है, 2962 हो रहा है, ठीक है। वो रीजन क्या है, वही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप किसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, D5 अटेन हो जाएगा। हाँ, 3 अटेन हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या होता है 3d6 4s2, ठीक है। तो जब आप इसमें से निकालेंगे तो D5 में से निकालेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, उसके लिए ज्यादा चाहिए होगी। तो क्या ये मार्क कर लिए, सर्कल कर लिए, जो आपको करना है कर लिया क्या? यस मैम। ठीक है। अब आओ मेटेलिक रेडियाई पे। ये देखो स्कैंडियम की 164 है, देख पा रहे बच्चों, ठीक है। फिर क्या हो रही है, कम हो रही है, 147, 135, 129। मैग्नीज पे करो सर्कल, 137 हो रहा है। कायदे से मैग्नीज की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। फिर देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये ऑलमोस्ट इनकी सेम है, और फिर जिंक की बढ़ गई। इन दोनों को प्लीज सर्कल करिए, इन दोनों को सर्कल कीजिए, क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है डिक्रीज होती है, और मैग्नीज का वो ध्यान से नहीं देखते हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नीज की भी क्या है, ज्यादा हो रही है इसमें मेटेलिक। जिंक की तो ज्यादा हो रही है, रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो रहा है इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, ठीक है। इसमें जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो करो भाई, जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो करो, क्योंकि जहां जहां पे मुझे पता है तुम फंसोगे उसको मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, और इसमें बहुत सारी चीजें लर्न करने की, तो इसीलिए आराम से बैठो, जो मैं बता रही हूँ एक एक चीज से क्वेश्चन। हाँ बेटा, मैम ये मैग्नीज और जिंक की सेम है मैम? हाँ, तभी तो मैंने मार्क किया आपको। इसका रीजन मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो इसका रीजन ये है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। मैग्नीज की हाइड्रेशन एनर्जी जो है ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है, देख पा रहे हो आप। तो इस रीजन की वजह से इन्होंने किसी बुक में ही पढ़ा है, मैंने तभी बता रही हूँ आपको, यही रीजन की वजह से इन्होंने लिख दिया कि इसकी रेडियाई जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि साइज छोटा होगा तभी हाइड्रेशन एनर्जी अच्छी होती है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी अच्छी नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसलिए इसकी रेडियाई क्या है 137 है। लिख सकते हो आप कहीं पे, अगर आपको याद करना है तो इस पे सर्कल मार्क कर लो, ठीक है। कर लिया बच्चों, चलो अब हम आएंगे आगे, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। आ गए सारे बच्चे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपनी नोटबुक में लिखो जल्दी। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उस स्पीसीज का रिडक्शन होगा, मतलब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। और जितना कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इट मींस वो क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखेगा। ये 2 पॉइंट्स प्लीज लिखिए, बस क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 बजे तक बैठे हैं ना आप लोग, क्योंकि मैंने ये 1.5 आवर का सेशन लेना है, क्योंकि चीजें याद करने की। हाँ बेटा। मैम एक बार और बोल। मैम रिडक्शन पोटेंशियल वाला बताना एक बार। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होता है, रिडक्शन होता है ना उस स्पीसीज का, भूल गए। अब आओ इधर, अंडरलाइन और सर्कल करो। ये देखो, अगर मैं बात करूं M2 प्लस से M, आई थिंक मेरे से आज एक स्टूडेंट ने पूछा था, सारांश तुम ही थे क्या वो? सारांश भाग गया, चलो ओके। तो आप लोगों को टीचर की बात भी नहीं टॉलरेट, मतलब सहन कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो M2 प्लस से M का मतलब क्या है, मतलब ध्यान से सुनना, मतलब वो ऐसी स्पीसीज है जो 2 प्लस में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाना चाहती है, मेटल वाली फॉर्म में जाना चाहती है। अच्छा, तो मतलब बच्चे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या करना चाहेगा, रिडक्शन करवाना चाहेगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो M2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके M वाली स्टेट में जाना चाहेगा मेरे बच्चों। यस मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया। तो यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो इसका कॉपर ही एक लौता ऐसा है M2 प्लस 2M जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आपका पॉजिटिव है। अभी मैं ओरल टेस्ट लूंगी, पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर आप ये किसी एसिड में डाल दो तो वहां से H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। नेक्स्ट आइए, M3 प्लस से M2 प्लस में
मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो मेटल जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2+ में जाना चाहेगी, यही मतलब है बच्चों इसका। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो एक मैग्नीज, एक मिनट मैं इरेज करती हूँ, एक मिनट रुको, ये हाँ, किस पे सर्कल लगाओगे, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। एक आपका मैग्नीज है और एक आपका क्या है ये मैम मैग्नीज पे लगाइए। मैम आपने आयरन पे लगा। हाँ दिख नहीं रहा है वो ना, एकदम से आंखों के आगे आ रहा है ना, एक मिनट रुको। एक आप मैग्नीज पे लगाओ, कहाँ इसका 1.57 और एक आप लगाओ बच्चे 1.97, ठीक है। तो M3+ से M2+ में ये दोनों का बहुत ही ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, 1.57 1.97, यानी कि लिखो इसको कहीं पे हाईलाइट कर दिया है मैंने, लिखो कि Mn+3 कोबाल्ट+3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएंगे, खुद का रिडक्शन कराएंगे। अगर आपने इनको एसिड के साथ ले लिया तो वो H2 गैस लिबरेट नहीं करेंगे। हिम्मत होनी चाहिए चैप्टर आज पढ़ने के लिए मेरे साथ साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार जो भी आपने ये लाइन बोली वो एक बार रिपीट कर देना। हाँ ये हालांकि मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कराऊंगी, डोंट वरी, अभी लिख लो कि जो मैग्नीज+3 है, कोबाल्ट+3 है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा है। लर्न करनी है ये बात। इट मींस वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कहने का क्या मतलब है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएंगे और खुद का रिडक्शन कराएंगे। और भैया Mn तो 2+ में जाना ही चाहेगा ना, वो तो D5 है, स्टेबल है। बस आपको यहाँ पे कोबाल्ट का और ध्यान रखना है। आई थिंक जो तुम्हारा क्वेश्चन था मनीषा, सॉरी साक्षी, वो अब क्लियर हो गया होगा। मैम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने कराया है उसमें मैम सबकी वैल्यू जो है नेगेटिव है मैम 2+ में M3, बट आपने मैम कॉपर को सर्कल कराया उसमें पॉजिटिव है मैम, उसका आपने रीजन बताया था, एक बार आप रीजन रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला है कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ये मतलब है। बाकी सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना जानते हैं। और कॉपर को अगर आप एसिड में डाल दोगे तो वहां से आपकी H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, ये बोला है मैंने बेटा, ठीक है। तो क्या सभी ने यहाँ पे सर्कल कर लिया? हाँ विवेक बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है ना, कौन? नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर भी और ये कॉपर 2+ भी और मैग्नीज 3+ भी और कोबाल्ट 3+ भी। अच्छा इसका आंसर मैं आगे देती हूँ बेटा साक्षी। चलिए हो गया, कर लिया सर्कल सबने, एक एक चीज ध्यान में रख ली, ठीक है। अच्छा इसको याद करने का मैं तरीका भी बता देती हूँ। मैग्नीज और कोबाल्ट को लिख लो, मन को लालच है, मन को लालच है, अब ध्यान रहेगा। आई थिंक कर लिया, मन को लालच है। हाँ दीपक ने जो आंसर दिया वही है साक्षी, बाकी मैं अभी आगे चल के बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। वेल डन दीपक, मन को लालच है, ठीक है। डेंसिटी का हमने ऑलरेडी देख लिया क्या ट्रेंड है, आगे चलते हैं। ये देखो ये वही है जो मैंने बताया, यहाँ पे देखो बस मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इधर आओ, एक मिनट को हाईलाइटर लेने दो मेरे को। हाँ, द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल इज +2, ठीक है। +2 इनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, द डोमिनेंट टर्म इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच शोज अनयूजुअली हाई वैल्यूज ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। बता दी मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जो यहाँ बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर की क्यों है, क्योंकि D5 और D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलिए जिंक की क्या होती है, द वैल्यू ऑफ जिंक इज लो एज द आयनाइजेशन कोज द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 4s से, ठीक है। कोई बात नहीं प्रियांशु, ठीक है, जो आपको D10 दे देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो Mn2+, ये देखो इधर आओ, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय 4s ऑर्बिटल फैक्टर एंड शोज द ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑफ D5 मैग्नीज एंड D10 जिंक। समझ में आगे? क्रोमियम कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि D10 D5 में से निकालना होता है, और मैग्नीज और जिंक की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको मैग्नीज के केस में D5 से निकालना पड़ेगा और जिंक वाले केस में से D10 का निकालना पड़ेगा, D10 में से निकालना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है थर्ड, ठीक है जी। देखो ठीक है,
और देखो एक लाइन उन्होंने और लिख रखी, मैं आ रही हूँ बेटा, ये देखो, ऑल्सो द हाई वैल्यूज फॉर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, निकल, जिंक। मतलब यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, आप लोगों को पता है कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है +1 या +2, इसमें ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसी निकल आपको जनरली +2 में देखने को मिलता है और जिंक भी। तो मतलब इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन है +2, अगर ये +3 बनाना चाहेंगे तो उस केस में बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगी। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट to obtain oxidation state greater than 2 for these elements. क्या ये पैराग्राफ क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, नेक्स्ट हम Yes, मूव ma'am. कर रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? देखो, कोई मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ये डिपेंड करता है कि उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो NS और N-1D ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है। अगर कम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो वही ये लिखा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यानी कि NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और N-1D इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट, और ये ट्रेंड चलेगा Mn तक, मैग्नीज तक चलेगा। अभी मैं आगे और भी चीजें हाईलाइट करूंगी। उसके बाद क्या होता है, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम हो जाती है। ये वाली लाइन आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 यूनिटी से इंक्रीज होती है, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 2 से होते हैं। अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते। ये देखो, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आइए इस टेबल पे, यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हमारे आ गए, सभी आ गए इस टेबल पे। मेरा पानी खत्म, आ गए बच्चों? चलो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद करनी है, कर लो जल्दी से करो इसको, बस ये याद करनी है, बाकी मैं करवाऊंगी। +2 +3 +4 +5 +6 +7 मैग्नीज की भैया इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उस 10 बजे तक बैठे हो ना आप लोग? जिसकी हिम्मत, मतलब अगर लग रहा है नहीं कर पाओगे, मैम आराम से मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम, आप 11 ठीक लिख है। दोगे तो। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको ये याद रखनी है मैग्नीज की। ठीक है, उसके बाद मैं याद कराऊंगी। आपको क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा +7 थी, इसके अब लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, इसमें +7 ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा +6 होगी, फिर यहाँ पे +5, इसमें +4, ऐसे लिख सकते हो, टेढ़ा जा सकते हो। इसमें मैक्सिमम +7 तक दिखा रहा है ना मैग्नीज, क्रोमियम में +6, इसमें +5, इसमें +4, ऊपर ऐड कर दो, काउंटिंग आती है ना, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5, खत्म हो गया। हाईलाइट करो स्कैंडियम को। स्कैंडियम ऐसा लोता बंदा, एक लोता नहीं, इसके साथ जिंक भी उसका भाई है। स्कैंडियम एक ऐसा बंदा है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लिखिए बच्चों, स्कैंडियम +3 दिखाता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है D10, फिर D5, फिर D0। स्कैंडियम +D0 है, वो कहेगा कि क्यों मैं +2 में आऊं, क्योंकि वैसे ट्रांजिशन मेटल्स की जो होती है +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बस ये लेकिन ये +3 दिखा रहा है। वो कहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेने में राजी नहीं हूं, मैं ये भी दे दूंगा क्योंकि मैं D0 में ज्यादा खुश हूं। ठीक है, तो ये +3 में दिखाता है। ऐसी जिंक इसका भाई है, ये +2 में दिखेगा। हो गया, इतना काम हो गया। ठीक है, और आयरन में क्या करोगे, आयरन में 2 3 4 6 तक जाती है, इसमें 2 3 4 2 3 4 +1 +2, ये मेरे बच्चों को बताइए पहले से। कॉपर की 2 देखने को मिलती है, निकल की +2 ज्यादा होती है, कोबाल्ट +2 +3 दोनों में होता है, आयरन भी +2 +3 में ज्यादा देखने को मिलता है। जो ये बोल्ड टाइप में लिखा हुआ है वो क्या है, आप लोगों की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हाईलाइट करें कुछ चीजें, आओ एक मिनट में हाईलाइटर ले लूं। चलो आ जाओ जी। An interesting feature in the availability क्या है, ये variability of oxidation state of D block element is noticed, इधर आओ, among the groups 4 to 10, although in the P block, इधर आओ, P block में क्या था, lower oxidation state ज्यादा stable होती थी as we move down the group due to inert pair effect। पढ़ा है किसी ने inert pair effect? नहीं पढ़ा, भूल जाओ, रहने दो फिर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं नेट पेयर इफेक्ट तो नहीं बता सकती आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, पी ब्लॉक में क्या होता है, जैसे आप नीचे जाते हो तो आपकी हैवियर एलिमेंट्स के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन डी ब्लॉक में क्या पंगा है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला, मोलिबेल्डियम की 6 और टंगस्टन की 6 इज फाउंड टू बी फाउंड, मतलब क्या है, मोर स्टेबल, एक्सपेरिमेंटली मोर स्टेबल मिली है देन क्रोमियम 6। ये प्लीज इसको हाईलाइट कीजिए मेरे बच्चों, मोलिबेल्डियम का 6, टंगस्टन का 6 ज्यादा स्टेबल मिला है एज कंपेयर टू क्रोमियम 6। यानी कि क्रोमियम 6 में, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन मोलिबेल्डियम और टंगस्टन का ऑक्साइड आर नॉट। क्या ये हाईलाइट किया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, उसके बाद लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है अगर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। आपका क्या होता है, सीओ जो होता है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है, क्योंकि उसके पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो ये देखो निकल CO4 और आयरन का ये वाला कार्बोनिल वाला कंपाउंड, इनमें क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्योंकि CO क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि CO मेरे बच्चों क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, देखो यस मैम। सारे बच्चे बढ़िया, सब मजे में चल रहा है? यस मैम। चलो ये वाली देखो, मैंने एक अलग से लिखी है, क्योंकि पता नहीं जो मैं मैम- आज एनसीईआरटी देख रही थी ना, उसमें ये लाइन नहीं थी। हो सकता है आपके पास जो एनसीईआरटी उसमें ये लाइन हो, मेरी वाले में पता नहीं क्यों नहीं मिली, या तो मैंने देखा नहीं ढंग से। हाँ बोलो बेटा। मैम एक बार बैक साइड दिखा देना। ये लो, बैक लो तुम। मैम नई वाली में है ये। अच्छा, पता नहीं, जो मेरे पास पीडीएफ थी ना तो नहीं था, तो क्योंकि अभी मैं नीट 2023 के क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो ये मेरे को डालना बहुत जरूरी था। रेडी हो? जो मैं बताने वाली हूँ, इस 4th वाले पॉइंट से कम 5 क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक नीट में। आ जाओ जी। क्या बोला मैंने, इधर आओ। वो वाले ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है, वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, हमें ये भी पता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। Whereas with the higher oxidation state, the bond are essentially covalent. Example MnO4 negative, all bonds are covalent. क्यों? Mn की यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। क्या है? +7 है बच्चों। ठीक है, चलो आगे आओ। फिर वो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये बात बढ़िया है। यानी कि जो Mn2O7 है वो क्या है, हाईली कोवेलेंट है। Mn2O7 हाईली कोवेलेंट है। ठीक है, उसके बाद आओ, इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। पढ़ी हुई है ये चीजें हमने? यस चलिए, चलो भाई, एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करना है। 10 CrO3, इधर आओ। क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो हमें देता है क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, एंड Mn2O7 हमें देता है MnO4। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट अंडरलाइन करो, नीट 2023 का भी क्वेश्चन करवा के देखूंगी आप लोगों से इस पर। ठीक है, V2O5 इज हाउर एम्फोटेरिक। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए एसिडिक, लेकिन ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है। हालांकि मेनली एसिडिक है, बट एम्फोटेरिक आप इसको कंसिडर करोगे, मतलब ये एल्कली बेसिस और एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और आपको क्या दे देता है, VO4 3 नेगेटिव एंड VO2 प्लस रिस्पेक्टिवली। इस लाइन को अंडरलाइन करो। ड्यू टू इट्स एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, एल्कली एज वेल एज एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और हमें एल्कली में ये दे देता है, और एसिड्स में हमें VO2 प्लस मिलता है। मेरे बच्चों क्या लिख लिया, ये वाली पॉइंट लिख लिया सबने? ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 वाले बेसिक होंगे, बीच वाले एम्फोटेरिक, हाई वाले एसिडिक होंगे। लेकिन ये इस पे क्या कर लो, बहुत बड़ा क्लाउड बना लो, या जितने स्टार लगाओ उतने कम है। Cr2O3 एम्फोटेरिक है, यानी कि मैंने 2 एम्फोटेरिक बता दिए, एक तो V2O5 और Cr2O3। चलिए देखिए, एक बार ध्यान से स्लाइड को देखिए, निहार लीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे एसिड में VO4 3 नेगेटिव बनाता है। हाँ, और नहीं नहीं नहीं, एल्कली में, और एसिड्स में देगा VO2 प्लस बच्चा।
ठीक है, हाँ अलीशा। मैम मैं भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि एल्कली में VO43 माइनस बनाते और एसिडिक में VO2 प्लस। हाँ ये देखो, दो मेनली एसिडिक है, वो मेनली एसिडिक ही, बट एम्फोटेरिक हम कंसिडर करेंगे क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एम्फोटेरिक है नहीं, तो यस होता है वो। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? However, amphoteric, though mainly acidic and with alkali as well as acid, gives VO43 negative and VO2 plus respectively. ठीक है, रिस्पेक्टिवली की बात हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाली स्लाइड पर अंडरलाइन कर ले दीपक, जो जो बेटा मैंने हाईलाइट करवाई है, मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, पूरी स्लाइड को लाल कर दो, मतलब जो भी कलर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन है, आ जाओ मेरे बच्चों। इसको मैं करने के लिए आप लोगों को 5 सेकंड्स दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर? नीट का PYQ है बी। मैम अभी तो कराया CR2। ठीक है, अभी कराया है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि 10 दिन बाद भी पूछो तो भूल जाओ, क्योंकि इस चैप्टर को दोबारा हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब जब आपको DNF ब्लॉक का जल्दी से रिवीजन करना है, फटाफट से मेरी रिकॉर्डिंग खोलना और 2x की स्पीड पे चला लेना। चलिए, अब देखते हैं ये कितने क्वेश्चन, ये कितने बच्चे कर पाते। इसको मैं करने के लिए आपको दे रही हूँ 20 सेकेंड्स। चलिए, मनीषा आंसर बताओ। मैम डी है, मतलब 4 ऑप्शन है इसका, डी और ई तो करेक्ट है। क्यों, ये क्यों आएगा? यहाँ पे V2O5 कर लेना। मैम इसमें जो बेसिक कैरेक्टर है ना, बेसिक मैम सी और ई है ना, CE जो मैम बेसिक कैरेक्टर है। एसिडिक तो मैम BO3 होता है, BO43 होता है, और इसमें बेसिक कैरेक्टर दे रखा है V2O4 दे रखा है, तो V2 प्लस आपने बताया था बेसिक होता है, और जो एसिडिक होता है B43 माइनस होता है, तो C तो इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से मैम 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, मेरे को वैसे थोड़ा कम कम ही आया समझ में, बट ठीक मैम है। 4 ऑप्शन का मतलब यहाँ पे C and D बोल रहे हैं। हाँ, C and D बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनीषा, इनकरेक्ट होना चाहिए। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। डी वाला तो मैम गलत है ना? ठीक है, ओके, डी वाला गलत है। ओके, यस, डी वाला गलत है, क्योंकि अभी मैंने बोला मैम आपको क्या मिलता है, VO2 प्लस मिलता है, तो ये तो गलत ही है डी। तो यानी कि बी मैम और मेरे हिसाब से सी मैम वाला मेरे होना हिसाब से चाहिए, इसका क्योंकि बी मैम होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। मैम ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, और आपने बताया था कि CR2O3 एम्फोटेरिक होता है, CRO बेसिक होता है, तो EA की ऑप्शन में दिया, तो इसलिए बी। आपको मैम इनकरेक्ट बताना है। मैम ई इनकरेक्ट। आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, एक साथ बोल रहे हो ना आप लोग। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा, जितने भी बच्चे बैठे हुए यहाँ पे। हाँ, इनकरेक्ट है बच्चों, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। डी आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, चेक कर लेते हैं 1 by 1। इधर आओ। All transition metals except scandium form MO oxides which are ionic। ठीक है, ये ठीक है, वैसे मान लेते हैं, अभी आपको नहीं पता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर। ये बिल्कुल ठीक है, स्कैंडियम की क्या है +3 है और मैक्सिमम, और इसकी +7 है। बी एकदम ठीक है, तो ठीक है, तो हमें तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये वैसे ही हट गए। ठीक है, उसके बाद बेसिक करेक्टर बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। नहीं, बेसिक करेक्टर तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तब ज्यादा होगा। सी तो गलत है, ये ठीक है, तो यही आंसर होगा। डी भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने बोला एसिड्स में VO2 प्लस मिलता है, यही मिलता है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो यही मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है। CR2O3 एम्फोटेरिक है, CRO बेसिक है। ठीक है, तो ये C and D आर इनकरेक्ट। ये नीट 2023 का था बच्चों, और देख लो कहाँ से आया हुआ, बिल्कुल NCERT की लाइन से आया हुआ। एक एक लाइन स्टेटमेंट उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, चलिए, अब ये वाली चीजें हैं, ये वाली मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है टेबल में, बस एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इधर आओ बच्चे, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करें M2 प्लस से M, मतलब जो स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बनना चाहती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
ओके तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है घटती जाती है, मतलब कम होती है, मतलब नेगेटिव लेस नेगेटिव वैल्यू होती है, मतलब बढ़ती रहती है। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड जा रही है वो, ठीक है। रीजन इन्होंने क्या बोला हुआ है, इंक्रीज इन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देना, आपके अभी ये काम की है नहीं फिलहाल के, क्योंकि जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए काम के हैं। तो ध्यान से, अगर आप लोगों को पानी वानी पीना है तो पी लो, 10 सेकंड का ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पानी वानी पी लो, क्योंकि एक एक चीज अब जो मैं बताने वाली हूँ वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और जब आपको लगता है बच्चे बहुत ज्यादा हैं, एक बोलते हो तो सारे मतलब बोलते हो आप लोग, तो प्लीज चैट बॉक्स को यूज किया करो आप लोग, ठीक है। ठीक है, चलो रेडी, चलो आइए, मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ। ओके, आ जाओ इधर। वैल्यू ऑफ ई नोट फॉर मैग्नीज, ये क्या हो गया, हाँ, मैग्नीज निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। यानी कि ई नोट की जो वैल्यू है मैग्नीज निकल जिंक के लिए वो नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल नहीं बनना चाहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल नहीं बनना चाहते हैं। रीजन, क्योंकि Mn2+ की क्या है, D5 है, ठीक है, स्टेबिलिटी है। जिंक 2+ क्या है, D10 है, वो स्टेबल है। मैम निकल में क्या है ऐसा, निकल 2+ क्यों स्टेबल है, वो क्यों नहीं जाना चाहता निकल में, वो क्यों नहीं जाना चाहता है निकल में? रीजन लिखो, ड्यू टू हाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू इट हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको जितने मार्क कर दो, बिल्कुल लाल कर दो इस लाइन को लिख के, ड्यू टू इट इट्स हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब है वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, यही मतलब हुआ। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे नेगेटिव, जैसे -2, -3, -4, -5, -10, तो सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, ये मतलब है मेरा बोलने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीज +2 में भी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मैग्नीज 2+ की, और इसकी तो D5 स्टेबिलिटी भी होती है। निकल की, निकल का फैक्टर आप लोग सिर्फ ये बोलेंगे नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बस, ठीक है। या तो तीनों में ये बोलो, मैग्नीज, ध्यान से आओ, मैग्नीज निकल जिंक 2+ में हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है, इसलिए वो निकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते हैं। मैग्नीज और जिंक में और भी स्पेशलिटी होती है कि वो D5 और D10 होते हैं, जिसकी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते हैं। क्या ये अंडरलाइन कर लिया बच्चों? यस। ठीक है, अब आ जाओ कॉपर का। कॉपर का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूनिक बिहेवियर है। ये ऐसा मेटल है अपनी सीरीज में जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन लिखी हुई है, एक बार पढ़ना इसको। Which is due to that the sum of enthalpy of sublimation and ionization is not balanced by hydration। और यही मैं आगे चल के ना इस बात को उल्टा बोल दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ आप ध्यान रखना, ये आपसे कोई रीजन नहीं पूछ रहा है, इसका रीजन जो पूछेंगे मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ये ध्यान रखना, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी एसिड में डाल दो, इसकी रिएक्शन कराते हो एसिड के साथ, तो वो लिबरेट नहीं करेगा H2 गैस, ठीक है। कर लिया अंडरलाइन? में तो उसको मैम ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा ना मैम। किसको? कॉपर को। कौन? कॉपर। कॉपर किसको ऑक्सीडाइज करेगा? क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस करेगा, तभी तो कह रही हूँ H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। यस, ठीक है। उसके बाद हम चल रहे हैं M3+ से M2+। देखो बहुत सारी चीजें याद रखने वाली, और टाइम हमारा हो चुका है, तो मुझे लगता है ये अब कुछ चीजें कल ही हो पाएंगी। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं कंप्लीट करा दूं। आ जाओ बेटा, ठीक है। इधर देखो, अब हम बात करेंगे कि M3+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके M2+ में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, ठीक है। अच्छा,
सबसे पहले देखो स्कैंडियम 3+ स्कैंडियम 2+ में नहीं जाना चाहता, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि स्कैंडियम 3+ स्टेबल है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है। क्या ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा जिंक 2+ भी सॉरी जिंक 3+ एक इलेक्ट्रॉन लेके जिंक 2+ में जाना चाहेगा, यस मैम जाना चाहेगा। देखो हाईएस्ट वैल्यू है क्योंकि जिंक 2+ D10 में होता है स्टेबल, ऑलरेडी बता दिया मैंने आप लोगों को। ऐसे ही Mn3+ Mn2+ में जाएगा तो देखो हाई वैल्यू है। क्यों हाई वैल्यू है? क्योंकि Mn2 इज वेरी स्टेबल। हो गया, ठीक है। यस मैम। Fe3+ Fe2+ में जाना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि Fe3+ D5 में वो स्टेबल है, इसलिए देखो लो वैल्यू है। समझ पा रहे हो? एनसीईआरटी के एक लाइन्स है ये, ठीक है। ऐसे ही V2+ भी जो है देखो क्या बोल दिया मैंने, हाँ V3+ भी V2+ में क्या बोल रहे हैं, लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज अकाउंट V2 स्टेबिलिटी। अच्छा ये अलग से है, इसको आप अलग से हाईलाइट कीजिए कि जो V2+ है वो अपनी 2+ वाली फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है? T3-2G कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, पढ़ा था ना हमने कोऑर्डिनेशन में, स्प्लिटिंग T2G से EG में जा रहा है, तो ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है। सेम क्रोमियम 3+ भी, उसका जो T3-2G होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्रोमियम 3+ जो होता है अपना स्टेबल होता है, ठीक है। और जो वो आप पूछ रहे थे ना क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग क्यों है, वो इसी वजह से है, खुद को ऑक्सीडाइज करके वो क्रोमियम 3+ में जाएगा क्योंकि T3-2G ज्यादा स्टेबल है। साक्षी यस मैम समझ आ गई। ओके, ये देखो ये ग्राफ है, ये जो मैंने अपनी जितनी भी सारी चीजें बोली है ना एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये देखो इसमें दिखा रहा है कॉपर एक लौता ऐसा मेहमान है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में है बेटा, ठीक है, वही है ये जो मैंने अभी आपको लाइन बताई है, ठीक है। उसके बाद ये भी मैं बता चुकी हूँ निकल, जिंक और मैग्नीज की, बच्चों देख पा रहे हो? शाबाश, ठीक है। ये देखो एक बार जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। क्या ये वही लाइंस हैं जो मैम आपने मतलब बता दी हमें? क्या ये वही लाइंस है एनसीईआरटी की? यस मैम। यस यस मैम। सारे थम्स अप आ रहे हैं, इसका मतलब यस वही लाइंस है ये, ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये वाली थोड़ी चीजें हैं, बस ये दो हैं, फिर आप लोगों को मैं छोड़ूंगी, ठीक है। अच्छा इसमें देखो क्या है, इधर देखो बच्चों, ओके तो इसमें आपको क्या देखना है ना, ध्यान से देखना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन दिखा रहा है? टाइटेनियम ना +4 मैक्सिमम दिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम जो है वो +5 ज्यादा दिखा सकता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ऐसे ही क्रोमियम +6 मैक्सिमम +6 तक दिखा सकता है, वेनेडियम +5 तक। और ये किस फॉर्म में? हैलाइड्स की फॉर्म में, CrF6 मतलब फ्लोरीन है VF5, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम की मैक्सिमम और वेनेडियम की मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नीज है उसकी मैक्सिमम क्या होती है बच्चों? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसकी मैक्सिमम +7 होती है। वो +7 MnF7 नहीं बना सकता, वो बोलता नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, F7 नहीं, उसको ऑक्सीजन को आना पड़ेगा बीच में, तो ये वाला कंपाउंड जो है देखने को मिला MnO3F, ठीक है। उसके बाद COF3, ये देखो ना कहाँ लिखा हुआ है, हाँ COF3, ये बहुत ज्यादा इसमें जो बेसिकली फ्लोरीन और ऑक्सीजन है वो ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, अगर आपने सुना हो, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कहेंगे अगर हम किसी मेटल के साथ चिपक गए ना उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो CF3 क्या होता है, इसमें फ्लोरीन स्टेबलाइज कर रहा है, हाई लैटिस एनर्जी होती है इसकी। मैंने ये क्लास के टाइम भी इसको अंडरलाइन कराया था, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि हो सकता है इस बार एग्जाम में ये आ जाए। ऐसे ही VF5 और CrF6 भी क्या है, इनकी भी बॉन्ड एंथैल्पी जो है ज्यादा है, हायर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों कॉपर की क्या स्पेशल लिखो, कॉपर पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, नीट 2024 में कॉपर पे क्वेश्चन आएगा। कॉपर के जो हैलाइड्स होते हैं वो नोन होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट द आयोडाइड, एक्सेप्ट द आयोडाइड, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब कॉपर जो है Cu2I2 बना रहा है, देख पा रहे हो? प्लीज म्यूट योरसेल्फ बच्चों, क्यों आप लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है खुद को, ठीक है। आपको पता है बच्चे, अभी मैंने एक चीज बताई थी, कॉपर क्या है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, I नेगेटिव को I2 में चेंज कर दिया और खुद क्या है, रिड्यूस हो गया +1 में, देख पा रहे हो? और क्या लिखा हुआ है, अब देखो वो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी होगी जो मैं पहले बता दी। कॉपर 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं,
ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे जितने स्टार लगाओ कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इस स्टेप में बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है, इतनी ज्यादा रिलीज हो जाती है कि वो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है कॉपर की, जिसमें हमें D10 से निकालना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, उसको भी वो कंपनसेट कर देती है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है? बहुत कम है हाइड्रेशन एनर्जी, लेस। लिख लो बच्चों, इसको लिख लिया सभी ने? ठीक है, ये लाइन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में, ये लाइन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्कैंडियम में +3 होती है, मैग्नीशियम में +7 होती है। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कौन से वो दो ऐसे एलिमेंट है जो स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते, तो बच्चे आपका क्लोरीन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर इस दोनों में से भी चॉइस है तो ऑक्सीजन वाला क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि एबिलिटी, डबल बॉन्ड की हाँ, टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड लिख लो, वो बेटर वर्ड है। ठीक है, तो बस इसमें यही है इंपॉर्टेंट लाइन, यहां तक से लेकर यहां तक, बस। ठीक है, ओके। तो मुझे आप एक काम करो, ये 3 क्वेश्चन कर दो, फिर मैं आपको छोड़ रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों को मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 3 क्वेश्चन है, बाकी मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कल करा दूंगी। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, करो बच्चों। और जिसका माइक अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट करो। दीपक सिंह, आप बताएंगे इसका आंसर? मैम सेकंड। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए दीपक के लिए, बहुत बढ़िया। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Mn27। यस मैम, बहुत बढ़िया आंसर। रुथेनियम और ऑस्मियम, ये लिख लो अपने, अगर मैंने नहीं उस टाइम लिखवाया तो, शायद पता नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया शायद, लिख लो। रुथेनियम और ऑस्मियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक पहुंचती है, बिल्कुल ठीक है। स्कैंडियम +4 में होता है? नहीं मैम, +3 होती है उसकी। और क्रोमियम जो है +6 में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, बताया, क्योंकि क्रोमियम 6 में। हाँ, बोलो। मैम इसमें तो थर्ड ऑप्शन देख के भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड वाला इनकरेक्ट है, 3 ऑप्शन में थर्ड। ऐसे ही करना था। तो मैम शो ही नहीं करता। थर्ड वाला तो साफ ही दिख रहा है गलत है, तो सीधा काटा मारो ना जहाँ पे थर्ड है। यस। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट ये है, कॉपर 2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल। रीजन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर 2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर प्लस। चलो बच्चों, 10 सेकंड दे रही हूँ, आ जाओ। हाँ, अर्पिता आप बताओगे आंसर? अर्पिता आंसर बताइए बेटा। मैंने शायद अर्पिता से पूछा, अर्पिता नहीं बताया क्या? हाँ बताओ। हम सेकंड वाला। आर नॉट करेक्ट है? नहीं मैम, दोनों ही करेक्ट है। करेक्ट है। यस मैम, दोनों करेक्ट है। वो वाली जो बात है ना, उसको इग्नोर मार दिया जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोली। कॉपर 2+ तो स्टेबल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन नेगेटिव में है, और यानी कि मच लेस है, तो ये एकदम ठीक है। मैम दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। मैम ऐसा नहीं होता है कि जो हाइड्रेशन है उसका अगर नेगेटिव, तो मैम एक्सोथर्मिक की वजह से आता है मैंने। देखो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एनसीईआरटी खेल रहा है। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। चेक करो अपनी एनसीईआरटी। और यहाँ पे वो खेल गया। मैम इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने भी इसको बार बार चेक किया था इस आंसर को, और जो एनटीए ने आंसर दिया था वो यही था। इसका मतलब वो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, तभी मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला। नेगेटिव का मतलब क्या है? वैल्यू बहुत कम है उसकी। समझ में आ गई? और एनसीईआरटी मैम क्योंकि मैम ऐसे अगर अलग चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं मैम। आई नो बेटा, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। और अर्पिता ने भी जो आंसर बोला बिल्कुल सही बोला। बट जितने भी क्या बोलते हैं पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है, वो इसी को मद्देनजर रखते हुए दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप चैलेंज नहीं कर सकते हो एनटीए ने, अगर उसने रीजन
ये बिल्कुल ओके करेक्ट मैम। किया। तो यही बात है, तभी मैंने मैम, आपको चिल्ला चिल्ला के बोला और क्वेश्चन भी करा दिया। बस लास्ट क्वेश्चन कर दो ये। विवेक मैं तुम कुछ बताऊं? कह रहे थे? नो मैम। अच्छा, इसका आंसर मुझे बताएंगे? अब देखो बच्चे कितने कम हैंड रेस कर रहे हैं, बस थक गए मुझे लगता है। मैम ओके, इसका आंसर मुझे बताएंगे? साक्षी बता दे, साक्षी से एक दिन पूछा, वैसे तो बहुत बच्चे हैं जिससे एक दिन पूछा। बताओ साक्षी। मैम MN+3। यस, मन को लालच है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आज इतना हो गया, बहुत है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इसके क्वेश्चन आप ट्राई करना। वैसे मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, और ये देखो ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, सारे के सारे सुपर डुपर से भी ऊपर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इनको। और जल्दी से अब हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, चलिए आप लोग समराइज करेंगे इसको। मैम आपके ट्रिक बहुत इजी होते हैं, याद हो मैम ट्रिक आपके ना जल्दी याद हो जाते हैं, इजी रहते हैं। अच्छा, फिर वही तो ना, फिर टीचर इसलिए तो हूं ना बेटा कि आप लोगों को उसमें याद करा दूं। जल्दी से मैं समराइज कर दूं, फटाफट मोटा मोटा बता दो क्या क्या किया है। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई आपने, और हाँ। फिर डी ब्लॉक की मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, उसकी एक्सेप्शन